आज हम करेंगे द डच। इससे पहले हम द पोर्तुगीज़ के बारे में कर चुके हैं और हम ये भी देख चुके हैं कि कौन पहले आया था कौन बाद में। अब हम आगे करेंगे डच, इसे डिटेल में। पीपल ऑफ हॉलैंड, यानी कि जो हॉलैंड के लोग थे उन्हें कहते हैं डच, जिसे आज हम क्या कहते हैं, नीदरलैंड। सेकेंड यूरोपियन टू सेट फुट इन इंडिया आफ्टर पोर्तुगीज़, यानी कि ये सेकेंड यूरोपियन थे जिन्होंने भारत में कदम रखे थे पोर्तुगीज़ के बाद। अराइव्ड ड्यू टू कॉमर्शियल इंटरेस्ट, ये सिर्फ कॉमर्शियल इंटरेस्ट से आए थे। मीन्स कि इन्हें कुछ भी कहते हैं ना, जैसे अंग्रेज़ों का वो राज करना था वैसे इन्हें कुछ नहीं करना था, ये सिर्फ अपना कॉमर्शियल इंटरेस्ट से आए थे। कॉर्नेलिस डे हाउटमैन, ये कौन था? ये फर्स्ट डचमैन था जिसने टू अराइव इन सुमात्रा यानी इंडोनेशिया, जो कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पे आया था। वैसे भी डच इंडोनेशिया तक ही सीमित रहे हैं, इन्होंने इंडिया में बहुत कम इंटरेस्ट लिया है। इन 1595 4 डच शिप्स शेयर्ड टू इंडिया वाई कैप ऑफ गुड होप। 1595 में क्या हुआ? 4 डच शिप आए थे इंडिया में, कैप ऑफ गुड होप। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये पोर्तुगीज़ ने जो रास्ता खोजा था साउथ अफ्रीका में, कैप्स ऑफ गुड होप, वहाँ से होते हुए फर्स्ट पुर्तगाली आया था, फिर बाकी सभी वहीं से आए थे। वैसे ही डच भी उन्हीं के पीछे पीछे वहीं से आए थे। और मैंने इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी बताए हैं कि सबसे पहले कैप्स ऑफ गुड होप पे पहुंचने वाला फर्स्ट पर्सन कौन था। जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है कुछ अलग से, उसकी सेकंड वीडियो जो मैंने डाली थी पोर्तुगीज़ की, उसमें मैंने काफ़ी कुछ अलग से क्वेश्चन भी पुट किए हैं, जो मतलब कि जब मैंने ये नोट्स बनाए थे जो उस वक्त मुझे नहीं पता थे। आगे देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी was formed in 1602। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कब फॉर्म हुई थी? 1602 में। 1605 में क्या हुआ? इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? मछलीपट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, 1605 में। किस बेस पे? ग्रांटेड 21 ईयर चार्टर बाय डच पार्लियामेंट, empowering it to make war, conclude treaties, acquire territories। यानी कि उन्हें 21 ईयर का चार्टर साइन करके दिया गया था डच पार्लियामेंट की तरफ से, जिसमें उन्हें इतनी पावर मिली थी कि वो वॉर कर सकते हैं, ट्रीटी कर सकते हैं और कोई भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। देयर अदर फैक्ट्रीज, उनकी और फैक्ट्री कहाँ लगी? पुलिकट, चिमशोरा, कोचीन, बालासोर, सूरत, पटना, नागापट्टनम और करिकल। हमें सिर्फ इनके नाम ही पता होने काफ़ी हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि इनमें से डच की कौन सी फैक्ट्री नहीं है। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ तो बहुत ज़्यादा मटेरियल है, जितना मर्जी चाहे पढ़ लो, बट सिर्फ सिलेक्टिव पढ़ने की ही ज़रूरत है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मेन इंटरेस्ट, उनका मेन इंटरेस्ट क्या था? टू ले नॉट इन इंडिया बट इन इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ जावा, सुमात्रा एंड द स्पाइस आइलैंड। उनका मेन जो इंटरेस्ट था वो इंडिया में रहना नहीं था, वो कहाँ काम करना चाहते थे? इंडोनेशिया आइलैंड में, जावा, सुमात्रा और जो भी मसाले की आइलैंड्स हैं जहाँ से मसाला प्रोड्यूस होता था। इंडिया टफ कंपटीशन, क्योंकि इंडिया में क्या था? काफ़ी टफ कंपटीशन था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही रह रही थी, पोर्तुगीज़ रह रहे थे, फ्रेंच, सभी मतलब 1 बाय 1 आ रहे थे। सोल्ड एंड सेट देयर बेस इन इंडोनेशिया, उन्होंने क्या किया? अपना जो व्यापार है वो ब्रिटिश को बेच दिया इंडिया में, और ये कहाँ रहने लग गए? इंडोनेशिया में। बैटल ऑफ चेंशूरा, बैटल ऑफ बिदारा और बैटल ऑफ हुगली, ये तीनों क्या है? सेम ही है। कब हुई थी? 1759 में, जिसमें
एक तरफ थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ था मीर जाफ़र। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। और जो मीर जाफ़र था उसे असिस्ट कौन कर रहा था? डच। और इस युद्ध में क्या हुआ? जाफ़र हार गया और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। बिकम ए थ्रेट टू पोर्तुगीज़, यानी कि पोर्तुगीज़ के लिए भी ये एक खतरा बन रहे थे। कैप्चर नागापट्टनम एंड चेन्नई फ्रॉम पोर्तुगीज़, इन्होंने क्या किया था? डच ने जो पोर्तुगीज़ का नागापट्टनम और चेन्नई था वो उनसे छीन लिया था। आगे देखिए, दे मेनली डील इन इंडिगो, टेक्सटाइल, सिल्क, ओपियम, राइस। ये मेनली किस में डील करते थे? इंडिगो यानी कि नील की खेती में, टेक्सटाइल यानी कि जो कपड़े का व्यापार होता है उसमें, सिल्क में, और ओपियम यानी अफीम में, और राइस यानी चावलों में। एंग्लो डच रेवलरी, इंग्लिश राइजेज, यानी कि एंग्लो डच रेवलरी में क्या हुआ? मीन्स कि इंग्लिश जो है मतलब जो ब्रिटिश थे वो ग्रो कर रहे थे। पोस्ट ए सीरियस चैलेंज टू द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द डच, जो क्या कर रहे थे? एक चैलेंज क्रिएट कर रहे थे, किसके लिए? डचेस के लिए। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में फिर क्या हुई? वॉर हुई। कॉम्प्रोमाइज़ में क्या हुआ? 1667 में, जिसमें ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, कि 1667 में बाय विच ब्रिटिश एग्री टू विड्रॉ ऑल देयर क्लेम्स ऑन इंडोनेशिया एंड द डच रिटायर फ्रॉम इंडिया, यानी कि जो ब्रिटिश है वो अपना जो विड्रॉ मतलब कि जो इंडोनेशिया में उनके पास एरिया है उसे वो छोड़ देंगे डचेस के लिए, और जो डचेस है वो इंडिया का एरिया छोड़ देंगे ब्रिटिश के लिए, टू कंसंट्रेट मोर ऑन देयर प्रॉफिटेबल ट्रेड इन इंडोनेशिया, ताकि जो डच है वो क्या कर सके? इंडोनेशिया में अपने व्यापार को अच्छे से प्रॉफिटेबल मतलब कि ट्रेड कर सकें। ओके फ्रेंड्स, कल हम करेंगे डेन्स और फ्रेंच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।